पुराने वक्तों की बात है। कहानी का आगाज एक परफिजा पहाड़ी इलाके से होता है, जहां एक नौजवान जिसका नाम जैद था, दूर दराज के सफर पर निकला हुआ था। वो एक पुरअमन गांव नूरपुर में अपने मरहूम मामू के पुराने घर की विरासत संभालने जा रहा था। जैद एक नर्म मिजाज और तालीम याफ्ता लड़का था, मगर दुनिया की चालाकियों से कुछ नावाकिफ। सफर लंबा था, इसलिए जब शाम पड़ने लगी तो उसने एक छोटी सी पुरानी सराय में क़याम किया। सराय के अहाते में एक सफेद दाढ़ी वाला फकीर बैठा हुआ था, जो लकड़ी के सहारे चलता और एक पुराना चुगा पहने हुए था। जैद ने फकीर को सलाम किया और पूछा, बाबा जी, अब कहां जा रहे हैं? फकीर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, मैं भी नूरपुर जा रहा हूं। यह सुनकर जैद हैरान हुआ, क्योंकि यही उसकी भी मंजिल थी। दोनों ने खाने के वक्त एक ही दस्तरखान पर खाना खाया। बातों बातों में जैद ने बताया कि वो मामू के घर जा रहा है, जिनका नाम इनायत अल्लाह था। फकीर चौंक गया, बेटा, इनायत अल्लाह? वो मेरे पुराने दोस्त थे, तुम उनके भांजे हो? जैद ने सर हिलाया। फकीर ने आह भरी और कहा, बहुत अच्छे इंसान थे। अगली सुबह दोनों ने सफर इकट्ठे तय करने का फैसला किया, मगर रवानगी से पहले जैद ने फकीर से एक शर्त रखी, बाबा जी, एक बात का वदा कीजिए, दौरान सफर अब मेरे किसी अमल पर सवाल नहीं करेंगे। फकीर ने हैरत से पूछा, कैसी शर्त है ये? जैद ने संजीदगी से कहा, बस वदा कीजिए, सवाल मत कीजिएगा। फकीर ने मुस्कुरा कर वदा कर लिया, मगर दिल ही दिल में इसे जैद की बात अजीब जरूर लगी। जैद और फकीर पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलते जा रहे थे। जंगल के बीचों बीच पगडंडियों पर चलते हुए दोपहर हो चुकी थी। सूरज सर पर था और दोनों थकन से निढाल हो चुके थे। कुछ फासले पर एक पुराना सायादार बरगद का दरख्त नजर आया। दोनों ने वहां बैठकर कुछ देर आराम करने का फैसला किया। फकीर ने बिस्मिल्लाह कहकर थैले से सूखी रोटियां और थोड़ा सा सालन निकाला। जैद ने अपना खाना निकाला, मगर खाने से पहले इसने बेग से एक छतरी निकाली, इसे खोला और अपने सर पर तान ली, हालांकि वो दरख्त के गहरे साए में बैठे थे। फकीर हैरत से देखता रहा। इसकी पेशानी पर बिल पड़ गए, मगर वदा याद था, खामोश रहा। जैद आराम से छतरी थामे खाता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फकीर ने दिल में सोचा, ये पागल है या खुद को ज्यादा अक्लमंद समझता है? दरख्त का साया भी काफी है, फिर ये छतरी क्यों? खाने के बाद फकीर जब्त न कर सका और बोल ही पड़ा, बेटा, एक बात पूछो। जैद ने खामोशी से खाने का बर्तन समेटा, छतरी बंद की और संजीदगी से फकीर को देखा। बाबा जी, मैंने अब से शर्त ली थी, अब वदा भूल गए। उसका मतलब है कि हमारा साथ यहीं तक था। फकीर शर्मिंदा हुआ, बेटा, मेरी खता मुआफ करो, अब वदा करता हूं कि कोई सवाल नहीं करूंगा। जैद ने कुछ देर खामोशी अख्तियार की, फिर सर हिलाकर बोला, चलिए दोबारा सफर शुरू करते हैं। चलते चलते रात हो गई। दोनों ने एक सुनसान जगह रात गुजारने का इरादा किया। जैद ने कहा, बाबा जी, हमें ऐसा दरख्त ढूंढना होगा जिस पर चढ़कर रात गुजारे। जमीन पर सूना महफूज नहीं। फकीर हैरान हुआ, दरख्त पर? बेटा, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, चढ़ना मुश्किल होगा। मगर जैद ने शर्त की याद दिला दी। मजबूरी में फकीर मान गया। जैद ने एक मजबूत पेड़ तलाश किया और फकीर को सहारा देकर ऊपर चढ़ाया, फिर खुद भी चढ़ गया। दोनों तने से टेक लगाकर बैठ गए। हवा हल्की चल रही थी। जंगल की खामोशी में पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज, मगर जैद पुरसुकून था। फकीर ने दिल में कहा, यह कैसा इंसान है? कुछ तो राज है इसकी उन हरकतों में। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर गई। जब सुबह हुई, जैद ने फकीर को नीचे उतारने में मदद दी और दोनों ने दोबारा सफर शुरू किया। सुबह की ताजा हवा में दोनों मुसाफिर आगे बढ़ते रहे।
زید پر سکون اور چپ چاپ آگے چل رہا تھا، جبکہ فقیر اب زید کی ہر حرکت پر اندر ہی اندر تجزیہ کرتا جا رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد دونوں ایک ندی کے کنارے پہنچے۔ ندی میں پانی بہہ رہا تھا لیکن گہرا نہیں تھا، دور دور تک کوئی پل نظر نہیں آ رہا تھا۔ زید نے ندی کے کنارے کھڑے ہو کر کچھ دیر ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر بولا، بابا جی، ہمیں اسی ندی کو پیدل پار کرنا ہوگا، کوئی اور راستہ نہیں۔ فقیر نے سر ہلایا، چلیے بیٹا، جیسے تم کہو۔ فقیر نے احتیاط سے اپنے پرانے جوتے اتارے، بغل میں دبائے اور پانی میں اترنے لگا۔ ادھر زید نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی، اپنے نئے چمکتے ہوئے جوتے پہنے ہوئے ہی ندی میں اتر گیا۔ فقیر نے چونک کر اسے دیکھا، دل ہی دل میں بولا، یہ کیا عقل مندی ہے، نیا جوتا پانی میں بھگو دیا، یہ تو سیدھی سی نادانی ہے۔ مگر اب کی بار فقیر نے زبان نہ کھولی، شرط یاد تھی۔ وہ چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے ندی پار کرتا رہا۔ جب وہ دونوں پار پہنچے تو زید کے جوتے مکمل بھیگ چکے تھے، کیچڑ سے لت پت۔ فقیر نے فوراً اپنے جوتے دوبارہ پہن لیے، صاف اور خشک۔ اس نے زید کی طرف تنزیہ نگاہ ڈالی، مگر زید اپنے جوتوں کی حالت سے بے پرواہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ فقیر کے دل میں دوبارہ خیال آیا، یہ نوجوان آخر کیسا ہے، کہیں یہ واقعی کوئی بے وقوف تو نہیں۔ چلتے چلتے وہ اپنی منزل نورپور کے قریب جا پہنچے۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تیز ہو چکی تھی اور بھوک بھی شدید تھی۔ زید پھر بھی نہیں رکا، اس کی رفتار میں مزید تیزی آ چکی تھی۔ فقیر ہانپتے ہانپتے بولا، بیٹا تھوڑا رک جائیں، کچھ کھا لیں، آرام کر لیں۔ زید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بابا جی، بس کچھ ہی فاصلے پر ہمارا سفر مکمل ہو جائے گا، صبر کریں۔ فقیر نے اب کچھ نہ کہا، مگر اندر ہی اندر سوچتا رہا، یہ سفر نہیں، آزمائش ہے، مگر انجام تک پہنچے بغیر یہ معمہ نہیں کھلے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گاؤں کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ زید نے فقیر سے مصافحہ کیا اور کہا، بابا جی، میرا راستہ یہاں سے جدا ہوتا ہے، میں اپنے کسی قریبی عزیز سے ملنے جا رہا ہوں۔ فقیر نے رسمی طور پر اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ میرے گھر میری بیٹی ہے، وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے، آج کے دن تم ہمارے مہمان ہو۔ زید نے شائستگی سے انکار کرتے ہوئے کہا، بابا جی، اب کی دعوت کا شکر گزار ہوں، مگر میں اس عزیز سے ملنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا، اگر ٹھہرنے کی ضرورت پڑی تو کسی سرائے میں رک جاؤں گا۔ فقیر نے سر ہلا دیا، مگر دل میں پھر وہی خلش باقی رہی۔ زید رخصت ہوا، مگر جاتے جاتے ایک عجیب سی بات کہی، بابا جی، گھر پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹا کر اور کھانس کر اندر جائیے گا۔ فقیر نے حیرت سے پوچھا، اپنے ہی گھر میں یہ سب؟ زید نے مسکرا کر کچھ نہ کہا اور رخصت ہو گیا۔ فقیر، جس کا نام حاجی نعمت تھا، گاؤں کے دروازے سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ دل میں عجب سی کیفیت تھی اس زید کے طرز عمل، چپ سادھ کر سفر کرنے اور ہر قدم پر غیر روایتی انداز اپنانے نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی زید کی عجیب نصیحت یاد آئی، دروازہ کھٹکھٹا کر اور کھانس کر اندر جائیے گا۔ حاجی نعمت نے پہلے تو مسکرا کر اسے نظر انداز کرنے کا سوچا، مگر جانے کیوں ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ پھر اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک بار ہلکا سا کھانسا بھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، اندر سے ایک جوان لڑکی نکلی، نازک سی، بادب۔ یہ تھی حاجی نعمت کی بیٹی زینب۔ زینب نے چونک کر کہا، ابا جان، آپ نے دستک دی اور کھانسا بھی؟ ہاں بیٹی، بس یوں ہی، ایک نوجوان نے نصیحت کی تھی۔ زینب کے چہرے پر رنگ آ کر چلا گیا، شکر ہے ابا جان، ورنہ کیا؟ حاجی نعمت نے چونک کر پوچھا۔ زینب نے کہا، ابا، میں غسل خانے میں تھی، اگر آپ بغیر اطلاع کے آ جاتے تو میں گھبرا جاتی۔
हाजी नेमत हक्का बका रह गया। जैद की ये बात कितनी मामूली लगी थी, मगर उसने एक गैर मुतवक्के मसले से बचा लिया था। वो अंदर आया, बिस्तर पर बैठा और दिल ही दिल में सोचता रहा। ज़ैनब ने गर्म रोटी, मक्खन और गोश्त का सालन ला कर रखा। बाप बेटी खाने लगे। हाजी नेमत ने सारा सफर, जैद की बातें, इसकी शर्त, छतरी, दरख्त पर रात गुजारने और नदी पार करने के सब वाकयात ज़ैनब को सुनाए। ज़ैनब बड़ी तवज्जो से सुनती रही, फिर धीरे से बोली, अब्बा जान, वो नौजवान बेवकूफ नहीं था, वो बहुत समझदार था। समझदार? वो जिसने साया में बैठकर छतरी खोली, जिसने नदी में जूते भिगो दिए, जिसने बूढ़े को दरख्त पर चढ़ा दिया। ज़ैनब मुस्कुराई और कहने लगी, जी हां, छतरी इसलिए खोली ताकि दरख्त पर बैठी चिड़ियां या परिंदे खाने में कुछ न गिरा दें, एक एहतियात थी। रात दरख्त पर गुजारना इसलिए बेहतर था कि नीचे सांप, बिच्छू या जंगली जानवर हमला कर सकते थे, एक हिकमत थी। और नदी में जूते ना उतारना, शायद वो जूते से ज्यादा अपनी जान को महफूज रखना चाहता हो। जूते बह सकते थे, पांव जख्मी हो सकता था। ये भी अक्ल थी, कुर्बानी थी। हाजी नेमत ने पहली बार खामोश होकर उन बातों पर गौर किया। ज़ैनब ने कहा, अब्बा, अगर वो नौजवान यहां से जा चुका हो तो अफसोस होगा, अगर अभी है तो उसे खाने पर बुलाएं। हाजी नेमत ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अगर वो नौजवान सराय में हुआ तो मैं खुद जाकर उसे दावत दूंगा। ज़ैनब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अगले ही दिन सुबह सवेरे हाजी नेमत सराय की तरफ रवाना हो गया। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि ज़ैद अभी वहीं हो। गांव की पुरानी सी सराय, जो मुसाफिरों के लिए ठिकाना बनी रहती थी, दौर से ही दिखाई देने लगी। जैसे ही हाजी नेमत अंदर दाखिल हुआ, वो ज़ैद को देखकर खुश हो गया। ज़ैद सामान बांध रहा था, शायद वापसी की तैयारी थी। बेटा ज़ैद, हाजी नेमत की आवाज में अपनायत थी। ज़ैद ने मुड़कर देखा, बाबा जी, अब बेटा, कल तुमसे एक गुस्ताखी हुई थी, मगर आज मैं एक और बात के लिए आया हूं। मेरी बेटी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। उसने कहा, तुम बहुत समझदार हो। ज़ैद ने हैरानी से पूछा, आपकी बेटी ने? हां बेटा, और उसने ये ख्वाहिश की है कि तुम हमारे घर एक बार मेहमान बनो। सिर्फ खाने के लिए आओ, फिर चाहो तो सराय वापस चले जाना। ज़ैद ने कुछ सोचा, फिर सर हिलाकर कहा, अगर यह दावत बेटी की तरफ से है तो इनकार मुमकिन नहीं। मैं शाम को आ जाऊंगा। शाम को ज़ैद उनके घर पहुंचा। हाजी नेमत ने दरवाजा खुद खोला और निहायत इज्जत व एहतराम से ज़ैद को अंदर बुलाया। ज़ैनब ने अंदर बैठक में खाने का इंतजाम किया हुआ था। खाने की खुशबू से घर महक रहा था। गोश्त, कबाब, चपातियां, सब कुछ तैयार था। ज़ैनब ने खाने को मुलाजिम के हाथ भेजा, मगर साथ एक शर्त भी, जब खाना ज़ैद के सामने रखो तो ये शेर जरूर कहना, चांद की 14वीं रात और आसमां पर तारे घने घने, 4 बुर्ज मस्जिद के चारों कोने में खड़े खड़े। मुलाजिम ने हैरत से शेर याद किया, खाने का थाल संभाला और अंदर चला गया। ज़ैद के सामने खाना रखते हुए इसने शेर पढ़ दिया। ज़ैद ने सालन पर नजर डाली, रोटियां गिने और फिर मुस्कुरा कर जवाब दिया, अपनी मालिकन से कहना, चांद की 14वीं रात और आसमां पर तारा कोई कोई, 4 बुर्ज मस्जिद के, इनमें से एक गिरा हुआ। मुलाजिम ने वापस जाकर शेर ज़ैनब को सुनाया। ज़ैनब का चेहरा संजीदा हो गया। सच सच बता, सालन में से बोटियां खाएं और रोटी? मुलाजिम घबरा गया, इसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। ढिग्गियती हुए बोला, बीबी जी, गलती हो गई, बस खुशबू से दिल बहक गया था। ज़ैनब ने सख्ती से कहा, तेरी नौकरी खत्म। तो एक मेहमान के साथ ये बददियानती कर सकता है?
تو किसी के साथ भी कर सकता है। रात का खाना खत्म हुआ, जैद रुखसत होने लगा तो हाजी नेमत ने ज़ैनब से पूछा, बेटी ये सब तुमने कैसे सोचा? ज़ैनब ने कहा, अब्बा जान, मैंने इस नौजवान की अक्ल देखी थी, इसके हर कदम में हिकमत थी। सोचा क्यों ना उसकी आजमाइश की जाए। इसका जवाब भी हिकमत से भरा हुआ था। हाजी नेमत देर तक सोचता रहा और आखिर कहने लगा, बेटी तुम हो भी समझदार और वो भी। मैं समझता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हो। अगर तुम इजाजत दो तो मैं ज़ैद से रिश्ता की बात करूं। ज़ैनब ने शर्मा कर कहा, अब्बा जान, जैसे आपकी मर्जी। सुबह का वक्त था, धूप की किरणें धीरे धीरे सहन में उतर रही थीं। हाजी नेमत का दिल आज कुछ खास बेचैन था। वो कई बार बैठकर उठा, कभी दरवाजे की तरफ देखता, कभी ज़ैनब के कमरे की तरफ। आखिरकार उसने अपने दिल की बात कहने का इरादा कर ही लिया। वो सीधा सराय की तरफ गया जहां ज़ैद क़याम पजीर था। ज़ैद सामान समेट रहा था। सफर के आसार उसकी आंखों में थे। हाजी नेमत ने आहिस्तगी से आवाज दी, ज़ैद बेटा। ज़ैद ने मदब होकर जवाब दिया, जी बाबा जी, हुक्म करे। हाजी नेमत कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से गोया हुआ, ज़ैद, मेरे पास दुनिया की दौलत तो नहीं, बस एक ही बेटी है, ज़ैनब। मेरे घर, मेरे दिल, मेरी जिंदगी की आखिरी खुशी। मैंने तुम में वो सच्चाई देखी है जो आजकल के जमाने में कम लोगों में मिलती है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी शर्तें, तुम्हारा सुकूत, ये सब हिकमत से भरा हुआ था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी का हाथ थामो। क्या तुम मेरी बात कबूल करोगे? ज़ैद खामोश हो गया। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। फिर इसने नजरें झुकाईं और आहिस्ता से कहा, बाबा जी, ये आपका बड़ा करम है। मैं इस लायक नहीं, लेकिन अगर आप और ज़ैनब बीबी वाकई मुझ पर एतमाद रखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि हमेशा इज्जत, वफादारी और इखलास से इस रिश्ते को निभाऊंगा। हाजी नेमत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने ज़ैद को गिले से लगा लिया। चंद रोज बाद ज़ैद अपने माँ बाप को साथ लेकर नूरपुर वापस आया। सादगी मगर खुलूस से भरपूर निकाह की तकरीब हुई। पूरे गांव में बात फैल गई कि हाजी नेमत ने अपनी बेटी का रिश्ता एक अजीब मगर अक्लमंद नौजवान से किया है। शादी के बाद हाजी नेमत के घर में सुकून उतर आया। ज़ैनब और ज़ैद एक दूसरे की अक्ल, फहम और इज्जत का एहतराम करते थे। एक दिन शाम को ज़ैनब ने ज़ैद से पूछा, ज़ैद, एक बात सच सच बताओ, सफर में वो सब कुछ क्यों किया? छतरी, दरख्त, जूते, वो शर्त? ज़ैद ने मुस्कुरा कर कहा, ज़ैनब, इंसान के किरदार की परख सफर में होती है। बाबा जी की नरमी, उनका सब्र और उनका दिल जांचना जरूरी था। और मैं जानना चाहता था कि क्या वो सिर्फ बुजुर्ग होने के नाते इज्जत के काबिल हैं, या इनमें वो दरगुजर, ज़ब्त और ज़र्फ भी है जो असल बुजुर्गों में होता है। शर्त एक आजमाइश थी, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। ज़ैनब मुस्करा दी। और मेरा इम्तिहान? ज़ैद ने शरारत से कहा, वो तो शेर में था जो तुमने पास कर लिया। और फिर दोनों हंस दिए। ऐसे ही ज़ैद और ज़ैनब की जिंदगी इल्म, मोहब्बत, बर्दाश्त और हिकमत से भरपूर चलती रही। और हाजी नेमत अक्सर सहन में बैठा दुआ करता, आ अल्लाह, हर बेटी को ऐसा शौहर अता फरमा जो उसकी इज्जत करे और हर बाप को ऐसा इत्मीनान नसीब हो जैसा तूने मुझे दिया।